नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इन चुनावों के नतीजे महत्वपूर्ण संदेश देंगे। तो छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। भारत का नक्शा भी बना हुआ, उसके जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। और ये आप देख सकते हैं, इन सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तो एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारियां और समाज कल्याण योजनाओं का पिटारा है, तो लगभग सभी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही हैं सभी राजनीतिक दल। राजस्थान में अशोक गहलोत क्या हर साल सरकार में बदलाव की जो प्रथा है उसको रोक पाएंगे? तो सचिन पायलट का क्या होगा, कितना असर होगा? और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री चेहरा ना होने का क्या होगा बीजेपी पर असर? उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प में कौन से चेहरे होंगे? आज आखिरकार चौथी सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया है, साथ ही नरोत्तम मिश्रा का भी आ गया है और नेताओं के भी नाम का ऐलान हुआ है। 18 साल सत्ता में रही बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है? उधर कांग्रेस में कमलनाथ के लिए क्या कोई नाम चुनौती बनेगा, ये भी समझेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जमीनी तैयारी के दावे के बीच क्या केटीएस सिंहदेव की जो चुनौती है वो समाप्त हो गई है? तो बीजेपी खेमे में रमन सिंह के चेहरे के अलावा कौन प्रमुख नाम है? बीजेपी खेमे में एक तरफ नेताओं के नाम तो दूसरी तरफ चुनावी वायदे हैं। किस पर भरोसा करेगी जनता, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। बद्री नारायण, निदेशक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान हमारे साथ हैं, और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, पहला सवाल आप ही से है। दोनों अगर बड़े राजनीतिक दलों की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, अगर उससे शुरुआत करें, चुनौतियां और खामियां हैं लेकिन मजबूतियां भी हैं। बीजेपी के लिए क्या 18 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है, या कुछ भ्रष्टाचार के आरोप वो लगे वो बड़ी चुनौती है, या जो अब तमाम योजनाओं का ऐलान किया है उससे लोगों का मन रिझेगा, वो यकीन एक बार फिर से करना चाहेंगे? देखिए निधि, जब कोई सरकार लंबे समय तक किसी राज्य में रहती है, किसी पार्टी की सरकार, और एक 1.5 साल का वो अगर अंतराल छोड़ दें, कमलनाथ जी की सरकार जब थी 2018 के बाद, तो वो 18 साल से बीजेपी की सरकार, वो भी अधिकतम समय शिवराज सिंह जी की सरकार रही है। थोड़े समय के लिए उमा भारती और बाबूलाल गौर थे, तो उसके खिलाफ या उसको लेकर के एक एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। और हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी 2018 में तो निकल गई थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा भाजपा ने सरकार बनाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ करके, और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, तो जो पिछला कार्यकाल उनका था कमलनाथ की सरकार से पहले का, वो भी उसका भी वो जुड़ जाता है इनके उसमें। दिक्कतें हैं, और दिक्कतें अगर ना होती तो शायद शिवराज सिंह चौहान जी को इतनी लंबी लंबी योजनाएं, कल्याणकारी घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं, लाडली बहना निगम योजना और बहुत सारी योजनाएं घूम घूम के न करनी पड़ती। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, खासकर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि चुनाव 18 साल बाद आपको इन योजनाओं क्यों याद आई, पहले क्यों नहीं की? ये अब एक प्रश्न है जिसका जवाब भाजपा को देना है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, इस चुनाव में थोड़ा सा 2018 से एक फर्क है। फर्क यह है कि 2018 में कांग्रेस के भीतर कई बड़े नेता थे, कम से कम 3 तो बड़े चेहरे थे ही, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सिंधिया उधर चले गए, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का इतना ज्यादा दबदबा है कि अब उनको कोई चुनौती नहीं है, और दिग्विजय सिंह और उनके बीच में कोई किसी तरह का विरोधाभास की खबरें भी नहीं आ रही हैं। बाकी कहीं कोई कांग्रेस के भीतर वैसी गुटबाजी की खबरें नहीं आ रही हैं जैसे 2018 में आती थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या है कि शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हैं ही, इसके अलावा जो तमाम नेताओं को मैदान में उतारा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फगन सिंह कुलस्ते, और इसके अलावा दामोदर, ये नरोत्तम मिश्रा, डी शर्मा, कई बड़े नेता हैं, और सिंधिया खुद है कि अब उनके अपने अपने गुट, अपने अपने तमाम सारे, हर एक का मुख्यमंत्री पद का दावा है। शिवराज सिंह चौहान के टिकट को लेकर संशय रहा। अब समस्या ये है कि भाजपा ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हर नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी जोड़ तोड़ करेगा,
और ऐसे में एक नुकसान ये होता है निधि जी, खास करके कि अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के समर्थक विधायकों के खिलाफ भी पार्टी के गुट काम करने लगते हैं। अगर ये चीज हुई तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगी, इस पर बीजेपी को पार पाना पड़ेगा। हिमाचल में हम लोग देख चुके हैं किस तरह बागी विधायकों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। कांग्रेस में अभी ऐसी समस्या इसलिए नजर नहीं आ रही है कि अब वहां मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार कमलनाथ जी हैं, और कमलनाथ जी हैं तो ये एक कांग्रेस के पक्ष में जाता है। दूसरा, मुद्दों की दृष्टि से अगर देखें, अगर मैं मुद्दों की बात बद्री नारायण जी से ले लेती हूँ, क्योंकि वो उस पर बोलना चाहते हैं। बद्री नारायण जी, जो मुद्दे सामने रखे हैं, क्या वो आपको लगता है जो ये राजनीति में चेहरे होते हैं, नेता होते हैं, उस पर तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा लग रहा है, तमाम राज्यों में, कि अब जो तमाम योजनाएं हैं वो ज़्यादा एक तरह से तमाम राजनीतिक दल उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जो एक तरह से अब आप रेवड़ियाँ उसको कह सकते हैं या जन कल्याण की बात कह सकते हैं, वो एक अलग बहस हो सकती है। आपका क्या आंकलन अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो? पहले निधि, जो भी चुनाव होते हैं उसमें दो तरह से प्रभाव क्रिएट होते हैं। एक तो नेताओं का होता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी विनोद जी ने बताया। दूसरा होता है मुद्दों का। मुद्दों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिन पर तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के एस्पिरेशंस और होप जगाने की कोशिश हो रही है। कई बार ये होप एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और ये नैरेटिव जो चेहरों की राजनीति को कई बार ढक देते हैं, उनके अपने अंतर्विरोधों को भी समाधान कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, 10 अभी पिछले 8-9 सालों में, उसने एक बड़ा बेनिफिशियरी कम्युनिटी बनाया है, केंद्र की भी और राज्य सरकारों की भी, अपने अपने तरह से। अब ये दो तरह के बेनिफिशियरी आपस में टकराएंगे। कई बार ये बेनिफिशियरी ओवरलैप भी हो जाते हैं। वहां पर फिर क्या निर्णय करता है? वो करता है जो चेहरे की बात है, फिर तब चेहरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है निधि की, जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस 3 बड़े चुनाव नेताओं की पार्टी थी, 3 में से एक निकल गया, अब 2 रह गए हैं। बीजेपी के अपने अंतर्विरोध हैं, लेकिन एक बड़ा उनके पास चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पूरी राजनीति को प्रभावित करेंगे, चुनाव को प्रभावित करेंगे, और एक बड़े पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड एस्पिरेशंस को लेकर के वो आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मध्य प्रदेश में ये है निधि जी, वो है ट्राइबल वोट्स और ओबीसी वोट्स का आपस में के पोलराइजेशन की प्रोसेस। वो किधर जाएंगे? क्या ओबीसी राजनीति खड़ी होगी मध्य प्रदेश में या नहीं खड़ी होगी? और ट्राइबल बेस किधर जाएगा? क्योंकि ट्राइबल एक बड़ी शक्ति है मध्य प्रदेश की राजनीति में और राजस्थान में भी। और बिल्कुल जिस तरह से सेंसस की बात हो रही है, बिल्कुल कल्याणकारी योजनाएं बहुत काम करेंगी ट्राइबल्स को मोबिलाइज करने। जी बिल्कुल, जिस तरह से सेंसस की बात हो रही है तो ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा होगा। हालांकि इतना समय मेरे पास नहीं बात करने के लिए। विनोद जी, अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात कर लें अपने आप में, राजस्थान में एक तरह से प्रथा रही है कि एक साल बीजेपी तो दोबारा कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस। क्या अशोक गहलोत, मैं सुन रही थी हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी, वो कह रही थी इस बार ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत एक फाइट दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आसानी से लग जाएगा कि कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन बीजेपी की अपनी तमाम योजनाएं हैं। आपका राजनीतिक आंकलन इस समय, अगर आप कांग्रेस के खेमे को देखिए और बीजेपी खेमे को देखिए, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे को सामने एक तरह से चेहरा नहीं बनाया गया, हालांकि वो प्रचारों में रही हैं। देखिए, राजस्थान की जहां तक बात करें तो राजस्थान में यह रिवाज रहा है कि हर 5 साल बाद दूसरे दल को मौका मिलता है। हिमाचल में भी रिवाज था, लेकिन इस बार वो रिवाज टूट गया और रिवाज बना रहा हिमाचल में। भाजपा कह रही थी कि रिवाज टूटेगा, कांग्रेस कहती थी राज बदलेगा हिमाचल में। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ भाजपा कह रही है कि रिवाज रहेगा और कांग्रेस कह रही है कि राज रहेगा। तो और ये बात सही है कि अशोक गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी और हारी। तो इसलिए इस बार अशोक गहलोत बहुत फूक के कदम रखा उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी के भीतर अपना नेतृत्व पूरी तरह से मजबूत किया। आज की तारीख में अशोक गहलोत को अंदर से कोई चुनौती नहीं है। सचिन पायलट के साथ उनका समझौता एक तरह से फौरी तौर पर हो चुका है। बाकी सारे विधायक सारे जो है वो उनके साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान की तरह, बल्कि शिवराज सिंह चौहान तो लेट, उन्होंने अपनी योजनाएं देर से शुरू की। अशोक गहलोत ने पिछले 1-1.5 साल से इस बात को भाप करके कि इस बार उनको रिवाज बदलना है, राज नहीं बदलना, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपनी योजनाएं जबरदस्त तरीके से लॉन्च की और उसका असर पिछले 6 महीने से जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से हर आदमी ये कहने लगा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस मुकाबले में है। वरना पहले भविष्यवाणी हो जाती थी
कि इस बार तो पार्टी सरकार बदल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि रिवाज के सहारे उसका पलड़ा भारी है, लेकिन भाजपा के नेता भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसीलिए सारे आप देखिए जो पहली सूची आई है उसमें 7-8 सांसदों को उतारा गया है मैदान में, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, ये और तो कई सांसदों को मैदान में उतारा गया है, इसलिए कि ताकि जो सीटें उनको लगती है कमजोर वो जीती जाएं। तो भाजपा भी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो मुकाबले की बात हो रही है उसको भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से ले रही है और चुनाव के मैदान में इसीलिए उतर रही है। एक बात मैं निधि बस 10 सेकंड में कहूंगा, इस बार दिलचस्प बात यह है तीनों राज्यों में इस बार प्रधानमंत्री जी का चेहरा सीधे है सबके सामने। पिछली बार कवर था, पिछली बार उधर शिवराज थे, इधर वसुंधरा थी, उधर रमन सिंह थे, तो एक कवर भी था। इस बार जो भी नतीजा आएगा उससे प्रधानमंत्री जी के चेहरे की भी लोकप्रियता का एक पैमाना लोकसभा चुनाव से पहले हम सबके सामने आएगा। अहम बात आप ये कह रहे हैं। और बद्रीनारायण आपसे आखिर में एक संक्षेप में राजस्थान को लेकर, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में तो 18 साल की अगर कैद एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अशोक गहलोत के सामने जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि 1.5 साल से योजनाओं का ऐलान हो रहा है, कौन सी चुनौतियां आपको लग रही हैं जो हैं अशोक गहलोत के सामने? मुझे लगता है निधि सबसे ज्यादा उनके साथ चुनौती है वो इंटरनल है। आप अंदर की जो समस्या है, जो आपसी अंतर्विरोध हैं पार्टी के, जो सचिन पायलट के साथ उनके अंतर्विरोध हैं वो हैं, और भी जो बेस की आपसी लड़ाइयां हैं। लेकिन वहां जो उन्होंने घोषणाएं की है 1-1.5 साल से, इसका विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या होता है निधि, जो बेनिफिशियरी कॉन्सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक समय आपने जितना दिया उसके बाद अगली बार कुछ और मांग करने लगता है। वो शेर के खून लगने जैसा है कि एक बार खून लग गया तो कुछ और चाहिए, उतना दे देंगे फिर कुछ और चाहिए। तो वो एक हमेशा उसमें एक तरह मुंह भंग की स्थिति बनी रहती है। देखना ये है कि क्या राजस्थान में उनकी योजनाएं राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या उस मुंह भंग को नहीं होने देने की स्थिति बना रही हैं, क्या वो जो खून लगना है, खून जो शेर के मुंह में खून लगता है उसको कितना कॉन्टेन करती हैं, और अपने जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्योंकि बीजेपी देखिए एक खास तरह से मोदी का चेहरा है, उसके साथ विकास की उनकी अपनी योजनाएं हैं, और मोदी जो है बहुत सक्षम है, यानी केंद्र सरकार विकास की योजनाओं को इवैल्यूएट करने में कि वो राइट डायरेक्शन में जाए। क्या ये काम वो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा, ये चुनाव बताएगा। बिल्कुल आप दोनों जुड़े, क्योंकि ये शुरुआती दिन है, आज ही ऐलान हुआ है। अब तो 2 महीने तक 3 दिसंबर तक हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा समाप्त हो गया इस पर, और सीधे अब मैं चल सकती हूँ अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, तो बीजेपी खेमे ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथी लिस्ट में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम घोषित हो ही गया है, क्योंकि उसी पे एक सवाल बना हुआ था। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि किस तरह से तमाम राज्यों के लिए जो ऐलान हुआ है उसमें अपने सांसदों, नेताओं को, बड़े नेताओं, चेहरों को टिकट दिए गए हैं। आपका आंकलन इस लिस्ट को देखकर क्या आभास? देखिए निधि, बीजेपी हर चुनाव को पिछले चुनाव से अलग चुनाव के तौर पर लेती है और हर चुनाव में नए प्रयोग भी करती है। हमने गुजरात में देखा था जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया था, उन्हें चुनाव मैदान में भी नहीं उतारा था। और इसी तरह से अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों ही चुनाव में 2 नए प्रयोग किए। पहला प्रयोग तो ये किया कि चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करना शुरू कर दिया। और दूसरा प्रयोग ये किया कि जो अपने केंद्रीय मंत्री समेत सांसद हैं उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया। कई जो राजनीतिक जानकार हैं उन्हें इस बात पर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि 6-7 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ तो केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया, जैसे कि मध्य प्रदेश पे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्हें भी उतार दिया। तो ऐसे में सवाल पूछा गया कि आखिर ये इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है। तो इस पर बीजेपी नेताओं का यही कहना था कि हमें ये लगता है कि जो सीटें हमारी कमज़ोर हैं या जो C या D कैटेगरी की सीटें, इस पर हम अपने ताकतवर नेताओं को उतारें ताकि इन सीटों पर हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो एक एक सीट का हिसाब बीजेपी कर रही है और यही कारण है कि आज बीजेपी की जब मध्य प्रदेश की चौथी सूची आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर संशय एक हल्के में था, लेकिन हमने ये रिपोर्ट किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ेंगे, वैसा ही हुआ है। उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों को भी मैदान में उतारा गया है। 1-2 मंत्रियों के टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन बीजेपी इसके पीछे ये स्पष्ट कर रही है कि पहली बात तो ये कि हमें अपने मंत्री पर, हमें अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही कि अब जबकि चुनावों के कार्यक्रमों का ऐलान भी हो चुका है, कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक क्यों नहीं आई। और इसके पीछे बीजेपी कहती है कांग्रेस के भीतर कई मतभेद हैं और यही कारण जिसके चलते कांग्रेस अपनी सूची नहीं दे पा रही है। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और वाकई में अब ये चुनावी जो एक तरह से बिगुल बज चुका है और लगातार चर्चाओं के दिन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश के ज़मीनी हालात क्या है, देखिए ये अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh. दीपावली के 5 दिनों बाद मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही दिन यानी 17 नवंबर को मतदान हो जाएगा। 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बार राज्य में 5,60,60,925 वोटर सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। नतीजे वहां भी 3 दिसंबर को। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें शामिल है। दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी अपनी सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग को जो 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्था की है, एक अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 65,423 बूथों पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में भाजपा का झंडा लेकर के जो विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ा है, इस पर उतर गए हैं। विकास और गरीब कल्याण पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और हमने 2 महीने से चुनाव की तैयारी में पूरी शक्ति झोंकी है। परिवर्तन यात्रा हमने दंतेवाड़ा से निकाला, जसपुर से निकाला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम हुए, माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम हुए, तो लगातार प्रदेश के संभाग और जिला मुख्यालय में और विधानसभा स्तर में हलचल चलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कमर कस के तैयार है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है, पर जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच के चुनाव का आखिरी दिन उल्टी गिनती चालू हो गई है। मैं मानता हूँ 17 तारीख बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस की रहेगी। हमारे पास कहीं कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों ने बेहतर काम किया है और जनता इस बात को अब समझ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी जनता के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के, युवाओं के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का पंजा ही इस चुनाव में जीतेगा, ऐसा जनता ने तय कर लिया है। वैसे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट भी चर्चा में रहा। पीछे बैकग्राउंड में वैसे तो संस्कृत की पंक्तियां शुद्ध नहीं है, फिर भी इनका अर्थ ये बनता है कि धर्म के लिए जन्म हुआ, कर्म इनकी पूजा है, कदम कदम पर इनका विस्तार हुआ, जो परिणाम परीक्षा रही है वही प्रस्थान है। सवाल पूछने पर बीजेपी थोड़ा सकपकाई। देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कर्म प्रधान रही है, तो कर्म का फल तो मिलता ही है। हमारी सरकारों ने, हमारे नेतृत्व ने जो काम किया है यही आधार है, तो इसलिए मैंने कहा विकास और गरीब कल्याण यही उसका आधार है। संस्कृत अशुद्ध ही सही, लेकिन भाव तो ठीक है कि प्रस्थान सबको करना पड़ता है। हालांकि इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा, जब जनता तय करेगी और नतीजों से पता लगेगा कि किसने प्रस्थान किया है और किसको राजकाज मिल रहा है। हालांकि जो जनता के बीच में पहुंच पाएगा, जैसे बीजेपी दफ्तर में ये स्कूटर देखिए जिसमें हूटर भी है, टीवी भी है, और ये प्रतीक है कि जो जनता के बीच में जा कर के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक, चाहे ऐसे स्कूटर हो चाहे हवाई जहाज़, उससे लेकर के आ पाएगा, अपने दल के लिए जीत सुनिश्चित कर सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
बात अब कर्नाटक की करते हैं। जातीय गणना जारी करने की मांग कर्नाटक में काफ़ी तेज हो गई है। अनुसूचित जाति के बाद अब मुस्लिम समाज भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार अपने ही फैलाए जाल में उलझ सी गई है। लिंगायतों और वोकलिगा समुदाय नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि सेंसस सही ढंग से नहीं हुआ है। जो सर्वे हुआ है, दबाव सरकार पर इतना ज़्यादा है कि सिद्धरमैया सरकार जातीय गणना को लेकर ये नहीं बता पा रही है कि आखिर इसे कब जारी किया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक बैठक करके 2 मांगे रखी कि सिद्धरमैया सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन बहाल करवाए। 4% रिजर्वेशन बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। अब नई गिनती से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति के बाद मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर है। कैंसिल कराने का ज़रूरत भी नहीं है। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को डालना है, उतना ही गवर्नमेंट से मुतालबा है। उसके साथ साथ हमारा 4% का 7% को वो बढ़ाना ज़रूरी है। इससे पहला ये जनगणति रिपोर्ट जल्दी से जल्दी रिलीज करना ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर एसडीपीआई के धरना प्रदर्शन की है। यह पार्टी मुस्लिमों और अनुसूचित जाति के हितों की बात करती है। कांतराज कमीशन जो कैस्ट सेंसस किया हुआ है, 5 साल हो गया, सेंसस रेडी है। ऑलमोस्ट टैक्स पेयर्स मनी 187 करोड़ रुपीस खर्चा कर है। तो इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस के साथ सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हर चीज इसमें सेंसस किया गया। ये इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको एक्सेप्ट करना और इसको पब्लिश करना। कर्नाटका में कास्ट सेंसस 2014 से 2018 के बीच करवाया गया था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या काफी बढ़ी है। अब तक ये माना जा रहा था कि लिंगायत आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है और इसके बाद वोकलिगा की आबादी है। यानी इन दोनों समुदायों का दबदबा नई जातीय गणना के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार को अब अपना सर्वे गले की फांस लग रहा है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन एजेंडा। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है। हमारी अपनी सोच है। अलग अलग लोग अलग अलग मांग करेंगे। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में भी कास्ट सेंसस को लेकर काफी हंगामा हुआ। कुछ मंत्रियों ने कास्ट सेंसस पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि उनकी जातियों की गणना सही ढंग से नहीं की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किसी तरह मामला शांत किया। सिद्धरमैया पर जितना दबाव कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को जारी करने का है उतना ही न करने का है। ऐसे में उनकी सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो इजरायल और गाज़ा के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन है। दोनों ही ओर जमकर हमले हो रहे हैं। हालांकि इजरायल अब हावी होता दिख रहा है। हमास के हमले में 700 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान गई है। 2100 लोग घायल हुए हैं। उधर इजरायल के हमले में 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लोग भी मारे गए हैं। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादमिनी शर्मा ऐसी जगह मौजूद हैं जो गाज़ा के सबसे पास, सबसे पहले पहुंचने वाला नेटवर्क है। उमा शंकर को हम देख भी सकते हैं। उमा, आप जुड़े सुरक्षित हैं, धन्यवाद। ज़रा बताइए वहाँ का क्या हाल, वहाँ पे क्या स्थिति, क्या हो रहा है वहाँ पे? ये देखिए, हालात तो यहाँ काफ़ी बुरे हैं। हर 5-10 मिनट पे यहाँ पे धमाके की आवाज़ आती है। अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो रॉकेट है गाजा पट्टी की तरफ से वो नज़र आया। हालांकि ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, हवा में ही उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन सायरन की आवाज़ और धमाकों की आवाज़ जो है लगातार यहाँ पर आ रही है। और जब धमाके होते हैं तो शटरिंग इफेक्ट इस तरह का होता है कि यहाँ जो शीशे हैं वो खड़कने लगते हैं, दरवाजे खड़कने लगते हैं। तो ये तो
एक हालत है। दूसरी बात यह है कि अभी जो एक किबुत्स है साफा, वहां पर जो कुछ आतंकवादियों के फिर से घुसपैठ की खबर है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। आईडीएफ ने अब से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पे कहा था कि ज्यादातर इलाके को खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी ये सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि इजरायली जमीन पर और ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं या नहीं है। एक अहम बात यह भी है कि इजरायल की तरफ से जो सप्लाई जाती है गाजा पट्टी को, जिसमें तमाम जरूरी चीजें होती है, मूलभूत जरूरत की चीजें होती है, उनकी सप्लाई रोक दी गई है। बिजली पानी की आपूर्ति भी जो है वो बंद कर दी गई है और ये कहा गया है कि जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं, जो सिविलियन निकलना चाहते हैं गाजा पट्टी से वो निकल जाएं, क्योंकि बड़ा हमला होने वाला है, उसकी तैयारी जो है वो कर ली गई है। दूसरी तरफ लेबनान के आसपास लगने वाली सीमा से जो इजरायली जो सिविलियंस हैं उस इलाके में जो रहते हैं उनको भी वहां से निकाला जा रहा है और बड़ी मात्रा में वहां पे जो टैंक है उसकी तैनाती की जा रही है। तो जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इलाके में हमला किया था इजरायल पर और शुरुआती जवाबी कार्रवाई की गई थी इजरायल की तरफ से, लेकिन अब जो तैयारी इजरायल की लगती है वो गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उस पर भी जबरदस्त जो उनका एक अटैक है वो इस बात की संभावना लग रही है। एक और अहम बात यह है कि इजरायल का कहना है कि क्योंकि हमास ने उस पर हमला किया और इसी वजह से इस लड़ाई को वो अंतिम नतीजे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक जो हॉस्टेज की जो समस्या है, हालांकि अभी तक तादाद तय नहीं है कि कितने इजरायली नागरिकों को जो हमास के जो आतंकवादी हैं वो यहाँ से अगवा करके गाजा पट्टी ले गए हैं, लेकिन जो महिलाएं और बच्चे हैं उनमें उनको छोड़ने की एवज में तकरीबन 36 जो गाजा के जो फिलिस्तीनी जो महिला और बच्चे यहाँ इजरायल की जेलों में बंद हैं उनके बदले ये जो निगोशिएशन की बात है वो चल रही है। कतर इसकी मध्यस्थता कर रहा है, अमेरिका उसमें साथ दे रहा है, तो लेकिन देखना है कि कब तक ये बात जो है किसी समझौते तक पहुंचती है। और जो बड़ी तादाद में, एक बार फिर कह रहा हूं कि कितनी तादाद में इजरायली बंधक हैं ये पता नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पर बंधक हैं, तो क्या उनमें से जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको छुड़ाने के बदले क्या इजरायल जो है वो अपनी जेलों में बंद जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनको छोड़ने को वो तैयार होगा। तो ये निगोशिएशन का जो सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो रॉकेट हैं वो दागे जा रहे हैं। और देखने की बात यह है कि जो बड़ी जो एक जवाबी कार्रवाई की बात इजरायल की तरफ से आज भी की गई है वो किस रूप में होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। करीब 20 ठिकानों पर तो गाजा पट्टी में हमला हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में वहां पर भी लोग मारे गए हैं। वहां पे जरूरी चीजों की किल्लत जो है वो शुरू हो गई है और इसके लिए फिलिस्तीन की तरफ से जो इजरायल है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिल्कुल उमा, अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, देखिए आपने हॉस्टेजेस की समस्या बताई, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दोनों तरफ आम नागरिक ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये कहा गया, इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि हमास का हमला 9/11 की तरह है, जबकि भारत में जो इजरायल के राजदूत ने तुलना 26/11 से की। और उस बीच आपने जो हॉस्टेजेस की समस्या बताई है, कौन से देश कुछ इजरायल को मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीन को मदद कर रहे हैं, लेकिन फंसता आम नागरिक ही है इसमें। वहाँ से इस लिहाज से क्या स्थिति आप बनती हुई देख रहे हैं? पूरा वो जियोपॉलिटिकल जो एरिया है उस लिहाज से कितना और बढ़ सकता है? जी देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में इजरायल के जो भारी तबाही है वो हुई है। रॉकेट जो है रिहायशी इलाके में आकर गिरे हैं और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया गया तो उसकी जद में आम पब्लिक भी वहाँ की आई है, आम शहरी भी उसकी जद में आए हैं, उनको भी जान माल का नुकसान जो है उठाना पड़ा है। जहाँ तक यहाँ जियोपॉलिटिकल जो एक स्थिति की बात है और कौन सा देश किसके साथ है, तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो है वो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। लेबनान से जो हिजबुल्लाह है वो खुलकर जो हमास का जो हमला हुआ है उसके समर्थन में नजर आ रहा है और उस समर्थन में उसने हमले भी किए। लेकिन स्थिति ये है कि संभालने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने आज सुबह ही इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने जहाजी बेड़े को जो है वो इस इलाके में भेज रहा है, फाइटर जेट्स भी भेज रहा है। तो एक रणनीतिक दबाव बनाने की अमेरिका की तरफ से कोशिश है कि अगर अलाइनमेंट कुछ इस तरह का होता है जिसमें इजरायल के खिलाफ चाहे वो
जो ईरान है या फिर लेबनान है, ये ताकतें जब जुटती हैं तो उसके एवज में, या फिर इजिप्ट है उसके एवज में अमेरिका जो है वो अपनी तरफ से ताकत का प्रयोग करे। लेकिन किस तरीके की सैन्य मदद और बढ़ाई जाएगी अमेरिका की तरफ से साफ नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि $3.8 बिलियन की जो मदद दी जाती है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि इसको रोका जाए, ज्यादा एस्केलेट करने से रोका जाए, क्योंकि ये दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। एक आतंकी संगठन के तौर पर जो हमला किया गया है हमास की तरफ से, उसके एवज में जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाती रही। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि क्योंकि ऑक्यूपेशनल फोर्स है, इजराइल जो है वो उनकी जमीन पर बैठा हुआ है और वो आजादी चाहते हैं, तो इस तरह से वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की जो हिंसा है, इस तरह का जो आतंकवाद है वो जायज है। लेकिन कोई भी दुनिया का जो देश है, खासतौर पे जो अमन पसंद देश है, वो किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई को जायज नहीं ठहराएगा। और ये बात समझने की जरूरत है। जहां तक दोनों ही देशों के बीच एक लड़ाई की स्थिति है वो दशकों से यहाँ पर बनी हुई है। कई बार बातचीत के जरिए सुलझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बन पाती। तो अब जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो क्या ये एक जंग के जरिए ये सुलझेगा, और जंग होता भी है तो उसके बाद निगोशिएशन के लिए टेबल बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान का चक्कर लगा रहा है, और इस तरह के जो सुरक्षा हालात हैं, सुरक्षा की वजहों से यहाँ पे इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल आम हो चली हैं। तो अब देखना है कि क्या जो एक ताकत का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से होता है उससे समस्या और सुलझती है और बिगड़ती है। दुनिया की जो अलग अलग ताकतें हैं सुलझाने में लगी हैं, वो कब तक किसी एक नतीजे पर पहुंच पाती हैं, क्या कोई शांति जो प्रस्ताव है वो कोई रंग ला पाता है, तो इन सब बातों पर निगाह रहेगी। लेकिन इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल उमा, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अपना और कादम्बनी का ध्यान रखें और आपका शुक्रिया। और अभी आगे बढ़ते हैं और आपने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी दिखाते हैं कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में कई जगहों पर अभी लड़ाई जारी है। इजराइल के मुताबिक करीब 1000 आतंकी हमारी सीमा में घुसे हैं। हमलों में 700 इजरायली नागरिकों की मौत हुई, और हमने बताया जैसे पहले भी कि 2100 लोग घायल हुए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो ना तो हमास के पास कोई ताकत बचेगी और ना ही गाजा में सत्ता। बहरहाल एक बड़े अटैक की तैयारी हमारे से होगी। उमा शंकर और जानकारी दे रहे, आइए दिखाते हैं आपको। दक्षिणी इजराइल के एश्केलोन शहर में अभी उस जगह पर हम हैं जहां शनिवार को जब गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट का हमला हुआ तो रिहायशी इलाके में रॉकेट्स आकर गिरे, और देखिए किस तरह की तबाही का जो आलम है वो यहाँ नज़र आता है। और कई घर इसकी जद में आकर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है ये पूरा घर जो है वो तबाह हो गया, और ये रॉकेट हमले में हुआ है। एक एक चीज़ जो है नेस्तनाबूद हो गई है। बाइक यहाँ पे है, वो बाइक भी जो है वो टूट गई है। हर एक जो घर का सामान है वो इस तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। गीजर हो, साइकिल हो, एसी हो, और सोचिए कि इसकी जद में जो कोई भी आया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये बर्बादी की एक छोटी सी दास्तान है। इस तरह से दर्जनों जगहों पे जो रॉकेट के जो हमले हैं वो हुए हैं, और उसमें लोगों की जान भी गई है। और सिर्फ रॉकेट के हमले ही नहीं बल्कि जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की यहाँ पर हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने आकर, और उसमें जो लोगों की जान गई है वो तो गई ही है, लेकिन ये शहर अभी भी धमाकों से गूंज रहा है। रह रह कर यहाँ पर जो रॉकेट हमले की आवाज़ जो है वो आती है। इंटरसेप्ट उसको बेशक किया जा रहा है, लेकिन एयर सायरन की आवाज़ भी आती है। जवाबी कार्रवाई भी इजराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन कई शहर ऐसे जहाँ पर इस तरह की बर्बादी के निशान जो हैं वो हैं। और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि 3 लाख के आसपास जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मुस्तैद करने की, उनको तैनात करने की का जो फ़ैसला है वो लिया गया है। जो गाजा पट्टी का जो इलाका है वहाँ पे बिजली पानी बंद करने की इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है, और ये भी कहा गया है कि
ये मानव नहीं है, बल्कि मानव के भेष में जो पशु हैं उनसे लड़ाई चल रही है। हालांकि इस तरह के बयान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे बहुत से आम जन भी रहते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जो किसी तरह की हिंसा में हिस्सा नहीं लेते। तो सबको इस तरह से टारगेट करना, और ये भी कहा गया है कि वहाँ से लोगों को निकल जाना चाहिए क्योंकि इजराइल जो है वो हमला करने वाला है। तो इस तरह आम लोगों को जो नुकसान जिस तरह से यहाँ हुआ है वहाँ भी पहुँच रहा है, और इस वजह से ये जो और मामला गंभीर होता जा रहा है। आम लोगों को खासा जो खामियाजा है इस युद्ध का उठाना पड़ रहा है, और इसी का एक नमूना ये घर है जहां अब कुछ भी नहीं बचा। और आइए अब जानते हैं कि आखिर कहां से मिलते हैं हमास को हथियार। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बीच सबसे चिंताजनक विषय यह है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को गाजा पट्टी में हथियार कहां से मिल रहे हैं। यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास को गाजा पट्टी, जो तीनों तरफ से इजराइल, इजिप्ट और समुद्र से ब्लॉक्ड है, वहाँ पर हथियार कैसे पहुँचते हैं। गाजा कोस्ट पर हथियार गिराए जाते हैं, तस्कर जहाज़ों की मदद से ये सप्लाई करते हैं, और इजराइल की निगरानी के बावजूद ये सप्लाई जारी रहती है। और इसी सप्लाई लाइन को रोकने में अब इजराइल को जो है अमेरिका की मदद मिलेगी, और अमेरिका ने कहा है कि उनकी नेवी फ्लीट पूर्व मध्य सागर में रवाना हो रही है। दूसरा तरीका जो होता है जिससे हमास को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, वो तरीका है टनल के रास्ते। अब ये टनल कहाँ पर बनाए गए हैं? ये मिस्र और गाज़ा के बॉर्डर पर बनाए गए हैं, क्योंकि मिस्र के साथ इजराइल की सीमा है, और इजराइल का इलाका यानी गाज़ा का वो इलाका है, गाज़ा पट्टी है जो मिस्र के साथ जिसका बॉर्डर है, और वहीं पर टनल के ज़रिए तस्करी जो है हथियारों की जाती है। ईरान और सीरिया से फेज़र 3, फेज़र 5, M302 रॉकेट, ऐसे हथियार वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर रॉकेट के हमले भी बढ़े हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं बाहर से ही हमास को इजराइल गाज़ा पट्टी में हथियार सप्लाई करवाए जा रहे थे। शनिवार को करीब इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं। अब इस पूरे मामले में अफ़गानिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अफ़गानिस्तान का कनेक्शन ये है कि तालिबान के पास यूएस द्वारा छोड़े गए हथियार अब तालिबान के हाथ में लग गए हैं, और ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमास द्वारा यूएस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तालिबान के पास यूएस द्वारा हथियार छोड़े गए थे, अब वो हमास के हाथों तक पहुंच गया है। और इसकी भी पुख्ता जानकारी है कि भारत के कश्मीर तक भी यूएस के हथियार पहुंच रहे हैं।